बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन है और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी। मुझे लगता है महागठबंधन में तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा सभाएं आपने ही की हैं, तो मैं इसी बात से शुरुआत करता हूं। अब पहले चरण के बाद एनडीए की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है 160 पार एनडीए, 2/3 बहुमत। इंडिया के का हलबा, कितना सीट इंडिया गठबंधन इस बार जीत रही है? देखिए, पार्टी ने मेरी जो मुझे जिम्मेदारी दी स्टार प्रचारक बनाया, तो मैं उसका दायित्व निभा रहा हूं। मैं यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी में भी था और मैं बिहार को समझता हूं, जानता हूं। मैं लगभग बिहारी हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार तो एक ही है, तो बिहार मेरे लिए नया नहीं है। पहली चीज़, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं और एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि हम इतने सीटों के आंकड़े के पार जा रहे हैं, तो ऐसा ही तो 400 पार का भी नारा था ना। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखी ना लगी होती तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री ना होते, सरकार गिर गई होती। और क्या पता बिहार के परिणाम के बाद एक बैसाखी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। और मैं ये देख भी रहा हूं कि आप लोग अपनी सभाओं में बीजेपी पर तो हमला करते हैं, नीतीश जी पर हमला नहीं करते। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई भी बड़ा नेता, और आप लोग भी नीतीश जी पे हमला नहीं करते। तो क्या एक विंडो छोड़ा हुआ है चुनाव के बाद एक और राजनीतिक खेल के लिए? देखिए, नीतीश जी पर हमें हमला करने की जरूरत नहीं, भाजपा खुद ही हमला कर रही है। नीतीश जी को निपटाने की सुपारी भाजपा ने ले रखी है। इसीलिए तो पटना के रोड शो में मुख्यमंत्री जी घर में मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी शहर में रोड शो कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं खड़ा किया गाड़ी में? ललन सिंह को खड़ा किया। इसका मतलब रिप्लेस कर दिया ललन सिंह से नीतीश जी को। और बाद में जुल्म की इंतहा तो यह है कि बाद में ललन सिंह से ही बुलवाया कि विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा मुख्यमंत्री। ये तो नीतीश जी का उसी तरह अपमान है जैसे शिंदे जी का अपमान हुआ। तो जाहिर सी बात है, हमें हमला करने की क्या जरूरत? नीतीश जी पर तो आप लोग हमला करते हैं, नीतीश जी को लेकर बीजेपी पर हमला करते हैं। लेकिन एक बात जो आप लोगों की तरफ से कही गई कि कई समाज से डिप्टी सीएम होंगे, तेजस्वी के सीएम के साथ मुकेश सैनी के डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ और कहा गया कि अन्य समाजों से भी डिप्टी सीएम होंगे। सीमांचल इंतजार करता रहा, चुनाव का आखिरी दिन है कि अल्पसंख्यक वर्ग से भी कोई डिप्टी सीएम होगा, यह ऐलान किया जाएगा, लेकिन औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ। मैं सीमांचल की लगभग सारी विधानसभाओं में प्रचार कर सकता हूं। जिन सीटों पर गया हूं उस पे हर पे एक डिप्टी सीएम मौजूद है, कोई ना कोई बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम सीमांचल का कोई विधायक होगा? महागठबंधन की सरकार बनाई है, सीमांचल को वो सब मिलेगा। सीमांचल आयोग का गठन होगा, सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए काम होगा। जो बाढ़ की तबाही से सीमांचल हमेशा परेशान रहता है, उस पर पार्लियामेंट में मैंने खुद लोगों से वादा किया है कि उसके लिए लड़ेंगे और राज्य सरकार उसके लिए अलग से योजना बना करके काम करेगी। और डिप्टी सीएम भी सीमांचल से हो सकता है। आप कह रहे हैं सीमांचल से डिप्टी सीएम, ओवैसी कह रहे हैं सीमांचल का बेटा सीएम बनेगा इस बार। तेलंगाना का बेटा क्यों नहीं बन रहा है? मुझे हैरत है। ये तेलंगाना में एक मंत्री तो बनवा नहीं पा रहे हैं और यहाँ आकर के मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये जो लॉलीपॉप है दरअसल ना, वो लोगों को सिर्फ जज्बाती तौर पर, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि गालियां दी जा रही हैं। उनके नेता आ रहे हैं, सीमांचल के बच्चों को गालियां दे रहे हैं, सीमांचल के बूढ़ों को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं फिरौन। ओवैसी साहब ने खुद कहा कि जो हमारे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन है। तो क्या सीमांचल की भोली भाली जनता फिरौन है? फिरौन का क्या मतलब? फिरौन एक मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में फिरौन एक बहुत ऐसा कैरेक्टर है जो खुदा को नहीं मानता था, जिसको आप कह सकते हैं कि राक्षस, जो बहुत शैतान। आप ये कह रहे हैं कि सीमांचल के लोगों को शैतान कह रहे हैं? बिल्कुल। ओवैसी साहब का भाषण उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जो है जो हमारे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन है। यानी कि मौलाना असरारुल हक साहब जैसी बड़ी शख्सियत का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो फिरौन हो गया। जावेद साहब फिरौन हो गए, जलील मस्तान फिरौन हो गए। यहाँ के पहनावे पर टिप्पणी कर रहे हैं, जलील मस्तान तो लुंगी पहनता है। अरे लुंगी सीमांचल का पहनावा है, कुर्ता सीमांचल का पहनावा है। आप उसके पहनावे पे, आप शेरवानी पहनते हैं और कोई लुंगी पहनता है तो आप अपने आप को बहुत आला समझते हैं क्या? आपकी शेरवानी आपको मुबारक, हमारी लुंगी हमारा कुर्ता हमें मुबारक। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस समझ में तो आता है ना इमरान। पिछली बार 5 सीटें जीत कर ले गए थे, आप लोगों के नाक के नीचे से 5 सीटें निकाल कर ले गए। इस बार तो और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार ये चुनौती आप लोगों के लिए ज्यादा नहीं है कि सीमांचल में आपकी लड़ाई न सिर्फ एनडीए से है बल्कि ओवैसी की भी चुनौती है? पिछली बार 5 जीते थे, इस बार कह दीजिए 2 जीत के दिखाएं। ये आप चुनौती दे रहे हो उन्हें? चुनौती नहीं, मैं सीमांचल के एक एक जनसभा में जा चुका हूं, लोगों के बीच में जा चुका हूं और लोगों से जो बात निकल के आई है वो, यहाँ पे टिकट बेचने के जितने आरोप लगे, यहाँ पर बात कर रहे थे अमीरों को टिकट देने की, किसी एक गरीब आदमी को, गरीबों को टिकट देने की किसी एक गरीब आदमी को टिकट दिया हो। यहाँ के जो पुराने वर्कर थे उनके रियासती सद्र महोदय ने कहा कि जो है हेलीकॉप्टर का पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या सीमांचल के गरीब लोगों की जेब से पैसा निकाल करके हेलीकॉप्टर से उड़िएगा?
इसलिए तो आप सीमांचल में वो चुनाव लड़ने नहीं आए थे ना। फिर बाकियों में और आप में फर्क क्या रह गया? हमने तो प्रोफेसर मुसव्विर आलम जैसे व्यक्ति को टिकट दिया। आप उनसे मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने कॉलेज बनाया। ये तो आप पूरे बिहार की बात नहीं कह रहे, लेकिन सीमांचल की जो 24 सीटें हैं, पिछली बार केवल 7 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट गठबंधन। तो इस बार 24 में से आप लोगों का आंकड़ा क्या है? आपने तो कई सीटों पर कई बार प्रचार कर लिया है। हम इस बार कम से कम 20 सीटें जीत रहे हैं। आप सीमांचल से 20 सीटें, गठबंधन कम से कम 20 सीटें जीतेगा। और आप ये भी एक खबर दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो अल्पसंख्यक समाज का होगा वो सीमांचल से होगा। सीमांचल को इस बार इतना सब कुछ मिलेगा और उसकी लड़ाई में खुद अपनी सरकार से भी लड़ूंगा। बेहतर होता कि अनाउंस कर देते तो शायद 20 का 24 हो जाता। देखिए, चुनाव बहुत रणनीति के तहत लड़े जाते हैं और हम सारे समाजों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। एक जगह ऐलान हो गया, चुनाव समाप्त होने दीजिए, जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, हमने सारे समाजों को प्रतिनिधित्व दिया। अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सारे समाजों को प्रतिनिधित्व। आखिरी में एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया ओवैसी ने और खूब उन्होंने इसको भुनाने की कोशिश की। क्या ये जो बयान था तेजस्वी का, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो ओवैसी को आप लोग भी एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं? मैंने वो ऑडियो सुना नहीं है और उसकी सत्यता मुझे पारिभाषित नहीं है। दूसरी चीज है कि ओवैसी साहब ने इस बात को बहुत जोर शोर से उसी तरह से बोला जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मुझे गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, मेरी माँ को गाली दी गई। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा बयान जब तक उसका वीडियो देश के सामने ना हो, बिहार के सामने ना हो, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। दूसरी बात, मैंने वो बयान सुना है कि उन्होंने फिरौन कहा लोगों को, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सीमांचल का कोई भी व्यक्ति फिरौन और नमरूद नहीं है। ओवैसी साहब, आप हिंदी में बोली ना, ये फिरौन और नमरूद आम लोग थोड़ी समझेंगे एग्जैक्टली क्या दो ऐतिहासिक कैरेक्टर हैं इस्लामिक हिस्ट्री में। उसका मतलब हिंदी में क्या उसका मतलब है कि आप शैतान कहा है। उनके एक स्टेट के मुखिया ने आकर के एक प्रत्याशी को, मास्टर मुजाहिद को, यह कहा कि वो लुच्चा है, लफंगा है, हरामखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये भाषा है, ये तहजीब है। ये सीमांचल में गाली गलौज का कल्चर कहां से आ गया? इससे पहले भी चुनाव होते रहे, मैं तो लोगों के बीच में जा रहा हूं, कह रहा हूं कि सीमांचल को गाली दी जा रही है, यहाँ के बेटों को गाली दी जा रही है, यहाँ के बूढ़ों को गाली दी जा रही है। जो आपके खिलाफ खड़ा है, आप बस वो बुरा है। जो आपके खिलाफ प्रचार करने आ जाए, मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे क्यों दे रहे हो भाई? तो इसको खत्म करते हैं, गाली पर खत्म नहीं करते, इसको अच्छे नोट पर खत्म करते हैं। आप शायर हैं, बिहार के चुनाव के लिए सीमांचल में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ की आवाम को 2 पंक्तियों में अपने अंदाज में आप संबोधित देखिए, मैं आप चाहें तो निशाना भी साध सकते हैं अपने विरोधी। मैं देखिए, मैं जिस जोन में खड़ा हूं, इस जोन की अपनी एक पहचान है, इस रीजन की अपनी एक पहचान है। कुर्ता, लुंगी और माथे पे गमछा यहाँ की पहचान है। आपकी शेरवानी आपको मुबारक, हमारी लुंगी, हमारा कुर्ता हमें मुबारक। आपकी बिरयानी आपको मुबारक, हमारा पंता भात हमें मुबारक। तो यहाँ का जो खान पान है उस पर कोई पहचान नहीं। इसीलिए मैं लोगों के बीच में जाके कह रहा हूँ कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, किसी से डरना नहीं। नारा नहीं, शायरी। हाँ, नहीं, शायरी ही है। ये शायरी ही है, नारे ही शायरी है और शायरी ही नारा है। नहीं, बिना सुने तो आपको जाने नहीं देंगे। एक तो बिहार चुनाव पर एक स्पेशल तो कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या हैदराबाद। कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। यहाँ के बेटों को गाली मत दो, ये है फरियाद, नहीं हो जाओगे बर्बाद। कहो सीमांचल जिंदाबाद। सीमांचल में भी चुनाव है, मगध में भी चुनाव है, मैं वहां भी जिंदाबाद करके आया। मैंने कहाँ प्रचार नहीं किया? मैं विधानसभाएं गिनाऊं तो प्रधानमंत्री जी क्या, नीतीश जी को भी उतनी विधानसभाएं याद नहीं होगी मैं जितनी विधानसभाओं में घूम के और उनके नाम याद करके आया। चलिए, खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत की इमरान प्रतापगढ़ी ने भी और महागठबंधन के तमाम नेताओं ने। क्या इसका फायदा उन्हें और कितना फायदा मिलेगा ये तो नतीजों में ही पता चलेगा। लेकिन सीमांचल की जो सियासत है ये एक किस्म से जो है वो एक इमोशनल पॉलिटिक्स पर टिक गई है आखिरी वक्त में, और एक किस्म से ये ओवैसी बनाम इमरान प्रतापगढ़ी का चुनाव नजर आ रहा है, जहां ओवैसी ने ये जताकर वोट बटोरने की कोशिश की तो तेजस्वी ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा, अतिवादी कहा, तो वहीं पलटवार में इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि ओवैसी ने तो सीमांचल के लोगों को या उन लोगों को जो उनको समर्थन नहीं करते शैतान तक कह दिया है। देखना है कि लोग किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो सीमांचल पर खासतौर पर टिक गया है, सीमांचल के प्रदर्शन पर टिक गया है। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सीमांचल की 24 में से 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, ओवैसी 2 सीटों तक सिमट जाएंगे। और एक बड़ी बात ये कही कि सीमांचल से डिप्टी सीएम तेजस्वी की सरकार में जरूर बनेगा। जाहिर सी बात है, इन सब के लिए चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। पूर्णिया से अपने सहयोगी वीरेंद्र सैनी के साथ मैं जैनेंद्र।